निशा आज उसी दोराहे पर खड़ी थी जिस पर कभी उसकी माँ खुद उद्विग्न सी छटपटा रही थी, मगर आज उचित मार्गदर्शन करने के बजाय वो निशा पर उबल पड़ी थी। आखिर क्यों? सुरेश ने सुषमा की कलाई पकड़ ली। गुस्से से उसका दाहिना हाथ भी उठ गया। इच्छा हुई कि वो पत्नी को 2-3 चपत लगा दे। अगर कुछ सोचकर उसने हाथ पीछे खींच लिया। निशा सिसकते हुए अपने कमरे में समा गई। मारो, मारती क्यों नहीं? सुषमा ने हाथ झटकते हुए कहा। सुरेश ने कुछ भी जवाब देना उचित नहीं समझा और अपने कमरे में वापस लौट कुर्सी खींचकर बैठ गया। फिर दाहिने हाथ की हथेली से माथा पकड़ लिया। सुषमा भी पलक झपकते ही उसी कमरे में दाखिल हो गई। और बहकाओ बेटी को, बदनामी तो तुम्हारी ही होगी ना, मुझे क्या? सुषमा ने नाक भौं सकोड़ते हुए कहा। काफ़ी देर तक कोसने के बाद भी जब सुरेश ने कोई उत्तर नहीं दिया तो सुषमा पैर पटकते हुए चली गई। सुरेश ने थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ली, मगर तभी सुषमा के जले कटे शब्द पिघले शीशे की मानिंद उसके कानों में उथल पुथल मचाने लगे। उसे सुषमा से सहानुभूति हो आई। हाँ, ठीक ही तो कह रही है वो, बदनामी तो अपनी ही होगी ना। एकाएक उसका मन उद्विग्न हो उठा। एक दफ़ा जी में आया कि वो अभी जाकर निशा का गला दबा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तभी उसके अंतर्मन में बसा साहित्यकार उसे बार बार धिक्कारने लगा। छी, कैसे दो मुँही सांप सरी के घटिया इंसान हो तुम। साहित्य में तो ऊंची नीची बातें करते नहीं लगाते, हर दम आदर्श बगाड़ते हो, मगर पर्दे के पीछे ऐसे नीच विचार। कितने स्वार्थी हो तुम। क्या अपने वो दिन भूल गए? तुम दोनों ने भी तो ऐसे ही गुल खिलाए थे, किंतु तुम दोनों के अपराध की सजा भुगतनी पड़ी एक तीसरे मासूम को। शर्म नहीं आती ऐसी ओछी बातें सोचते हुए? सुरेश का माथा एक बार की झंझना उठा। आंखें मूंद कर उसने जो ही सिर झटकने की चेष्टा की। 25 साल पहले का वो दृश्य उसके मानस पटल पर एकाएक अंकित हो गया। तब सुरेश और सुषमा डॉक्टर के सम्मुख खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे थे और डॉक्टर था कि उन्हें बार बार धुतकार रहा था, मगर दूसरा कोई चारा भी तो नजर नहीं आ रहा था। आखिर बेचारे करते भी क्या? दोनों ने पिछले साल ही महाविद्यालय में दाखिला लिया था। मेरिट लिस्ट में दोनों का पहला और दूसरा स्थान था। दोनों की साहित्य में गहरी अभिरुचि थी और गत वर्ष वो जब महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो सुरेश को विपक्ष में प्रथम स्थान मिला, जबकि सुषमा ने पक्ष में प्रथम स्थान हासिल किया। फिर तो दोनों में आहिस्ता आहिस्ता आत्मीयता बढ़ी और अब पुस्तकालय के कोने में बैठे दोनों गपशप करते हुए किसी भी विषय पर गहराई से लेक्चर झाड़ने लग जाते थे। सुषमा यदि कक्षा में पहले आ जाती तो वो मन ही मन सुरेश की बेताबी में से प्रतीक्षा करती, और किसी कारणवश अगर सुषमा कॉलेज ना आ पाती तो सुरेश की बेचैनी चरम सीमा पर जा पहुंचती। दो जिसमें एक जान सुरेश और सुषमा दोनों एक दूसरे के पूरक जैसे लगने लगे थे। दोनों को ऐसा एहसास होने लगा था कि जिस जीवन साथी की उन्हें तलाश थी वो जैसे अनायास ही हाथ लग गया हो। उन दोनों ने ही गहराई से महसूस किया था कि एक के बिना दूसरे का जीवन अधूरा है। कई बार वे दोनों रिश्ते की प्रगाढ़ता को जन्म जन्मांतर तक कायम रखने की सौगंध ले चुके थे। कॉलेज से छूटकर दोनों आज़ाद पार्क के कोने में छिप बैठ जाया करते थे और उनकी अंतहीन बातों का सिलसिला घंटों चला करता था। बस बातें और बातें, युवा मन की बातें, प्रणय भरी बातें, सपनीली व रूमानी बातें। कुछ ही माह के बाद सुरेश और सुषमा का प्यार चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। दोनों शीघ्र एक सूत्र में बंधने के लिए बेताब थे, मगर उनके अभिभावक शादी के पक्ष में तब तक कतई नहीं थे जब तक कि उनकी पढ़ाई समाप्त नहीं हो जाती। तभी अचानक वो हादसा हो गया। उस रोज सुषमा कुछ अनमनी सी दिख रही थी।
पार्क में एकांत पाते ही सुरेश ने ज्यों ही उदासी का कारण पूछा था, वो सुरेश के कानों में पिघला शीशा उड़ेलते हुए बोल पड़ी थी, सुरेश, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हैं? क्या कहा? तब तो बहुत बुरा हुआ, सुरेश ने हकलाते हुए कहा। उसकी दशा भी की बिल्ली सी हो गई थी। खैर, दोनों ने सलाह मशवरा किया और तत्काल अस्पताल में दाखिल हुए। डॉक्टर, किसी भी शर्त पर अबॉर्शन की व्यवस्था कर दीजिए प्लीज़। सुरेश के चेहरे से बेबसी झलक रही थी, मगर डॉक्टर ऐसा करने के लिए कतई तैयार न था। आखिर सुषमा के धैर्य का पान टूट पड़ा और वो सिसकते हुए डॉक्टर के पैरों से लिपट गई थी। अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है डॉक्टर। सुषमा के अनुनय विनय ने पत्थर जैसे सख्त चिकित्सक को भी मौन सा पिघला दिया था। उन दोनों के चेहरे पर परेशानी की रेखाएं गहराती देख डॉक्टर ने वैसा ही किया था। आखिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया और दोनों ने राहत की सांस ली थी। शादी के वक्त सुरेश ने सुषमा के कान में आहिस्ता से कहा था, आज हमारा बेटा पूरे 4 साल का हो गया होता। कितना अच्छा होता अगर वो आज इस दुनिया में होता। शादी के 1 वर्ष बाद सुषमा फिर माँ बनने वाली थी। समाज ने तब उन्हें पति पत्नी की मान्यता दे दी थी, मगर अचानक वक्त से पूर्व ही रक्तस्राव शुरू हो गया। परिवार के सभी लोग बेचैन हो उठे थे। डॉक्टर, किसी भी शर्त पर लड़का बच जाना चाहिए। शादी के बाद ये हम दोनों की पहली संतान है। सुरेश हकलाते हुए गिड़गिड़ा रहा था। तभी डॉक्टर की आंखों के सम्मुख वो दिन भी नाचने लगा था जब ऐसी परेशानी ठीक ऐसी व्यग्रता थी, मगर तब अपने बच्चे की जान लेने के लिए और आज आने वाले शिशु की प्राण रक्षा के लिए। डॉक्टर के अथक परिश्रम से सब कुछ सामान्य हो गया था और कुछ माह बाद निशा ने जन्म लिया था। मगर एकांत पाते ही डॉक्टर ने अपने मन में उमड़ते घुमड़ते सवालों को सुरेश के सामने रख दिया था और वो भी अंदर ही अंदर तिलमिला कर रह गया था। सच ही तो कहा था डॉक्टर ने। कैसी है हमारी सामाजिक मान्यता, कभी अपनी ही संतान को मौत के घाट उतारने की व्यवस्था और कभी प्राण रक्षा करने का दायित्व बोध। तो क्या सुषमा आज वो दिन भुला बैठी थी? तभी वो निशा पर आग उबूला हो रही है। आज निशा भी उसी दोराहे पर खड़ी थी जिस पर कभी सुषमा खुद उद्विग्न सी छटपटा रही थी, मगर आज उचित मार्गदर्शन करने के बजाय वो निशा पर इस कदर उबल पड़ी थी। आखिर क्यों? सुरेश कुछ समझ नहीं पा रहा था। सुरेश ने फिर सिगरेट सुलगाई और कश दर कश खींचने लगा। उसे एकदम निशा की बातें स्मरण हो आईं। कुछ ही घंटे पहले की तो बात है। सुरेश अपने कमरे में बैठा हुआ अधूरी कहानी को मुकम्मल करने में मशगूल था। सुषमा अधबुने स्वेटर को बुनने में तल्लीन थी। तभी आंगन में क्या करती निशा पर उसकी निगाहें अटक सी गई। उसने सुषमा को भेजा था, देखो तो क्या बात है। निशा की तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ निशा, क्या बात है? सुबह मैं भी तुम्हारा जी मचला रहा था और तब अभी फिर आखिर माजरा क्या है? सुषमा की अनुभवी आंखें निशा में कुछ टटोलने सी लगी थी। माँ, मैं और राजीव, उसका निशा की हकलाहट सुनकर सुरेश को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो अचरज से निशा की ओर खिड़की से देखने लगा था। क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? मैंने कोई पाप नहीं किया माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। निशा ने खकार कर कहा था, बहुत देखा है हमने भी प्यार का नाटक। कहते हुए सुषमा ने ज्यों ही मारने के लिए हाथ उठाया था, सुरेश ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली थी। सुषमा चाय का प्याला थमा कर बैठ गई। सुरेश चुपचाप समस्या और विचारों के बवंडर से जूझता रहा। सुषमा ने सन्नाटा तोड़ा। मैं तो आरंभ से ही कहती आ रही हूँ कि राजीव का बार बार यहाँ आना
मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर लड़की के पांव फिसल ही गए। अब करो जो करना हो, जाओ अबॉर्शन कराते फिरो। नहीं, हरगिज़ नहीं। अपलक सुषमा की ओर देखते हुए सुरेश ने कहा, इनके अपराध की सज़ा कोई और क्यों भुगते? मैं इस आने वाले बच्चे की मौत का कारण नहीं बन सकता। इसकी सज़ा निशा और राजीव को भुगतनी होगी। सज़ा वे भुगतेंगे, लेकिन अपनी ही मट्टी पलीत होगी। सुषमा ने हौले से कहा, बुद्धिमत्ता इसी में है कि सफाई करा दो। सुरेश ने निशा को अपने पास बुलाया, फिर राजीव को खबर भिजवाकर बुला लिया। निशा को राजीव पसंद नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स बहुत बड़े घर में रहते थे। जाति तो उसने पूछी नहीं थी, पर उसे लगता था कि वो अपनी जाति का नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा गोरा था और बेहद स्मार्ट व सफल दिखता था। निशा, राजीव, क्या वाकई तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? सुरेश ने बारी बारी से उन्हें घूरते हुए सवाल उछाला। जी, हम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। निशा और राजीव ने एक स्वर में कहा, तुम दोनों ने अपराध किया है, उस अपराध की सज़ा तुम्हें भुगतनी ही होगी। सुरेश ने आंखें नचाकर फिर कहा। निशा और राजीव एक दूसरे को सहमी सहमी सी सूरत बनाए घूरते रहे। तभी सुरेश ने झपटते हुए फैसला सुनाया, बोलो, चुप क्यों? तुम दोनों को एक सूत्र में बंधना होगा। निशा और राजीव के शंकाकुल नेत्रों में एकाएक चमक आ गई। राजीव ने असलियत जाहिर की। जी, हम दोनों ने तो संविधान पर भी हाथ रखकर उसे साक्षी मानकर बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था, पर आप लोगों के डर के मारे। राजीव ने निशा की ओर नजरें घुमाई। उसने भी हामी भर दी। मगर राजीव बेटे, सुरेश ने सिर खुजलाते हुए समझाया, तुम्हारा अपना फैसला ही अंतिम फैसला कैसे हो सकता है, जबकि तुम्हारे घर में माँ बाप हैं, अभिभावक हैं। मेरे माँ बाप इस संबंध के पक्ष में इसलिए नहीं हैं कि ऐसी शादी में उन्हें दहेज के रूप में मोटी रकम नहीं मिल पाएगी और उनके बरसों के संजोए हुए अपने सपने टूट के बिखर जाएंगे। वे बेहद अंधविश्वासी हैं और कुंडली का चक्कर चलाए बिना नहीं मानेंगे। बात खत्म करते हुए राजीव ने आखिरी निर्णय सुनाया, मगर इस कोड को समूल नष्ट करने में हमें ही तो पहल करनी होगी। हम दोनों ही अपने पैरों पर खड़े हैं, आत्मनिर्भर हैं, अच्छी खासी जॉब में हैं। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि हम दोनों ही वयस्क हैं। पहले हम दोनों ही फूक फूक कर कदम रख रहे थे, जरूरी एहतियात बरत रहे थे। जब हमने आत्मनिर्भर होकर शादी करने का अंतिम निर्णय कर लिया और कोर्ट में अर्जी दे दी, तब ये प्रिकॉशन लेना बंद कर दिया था। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सुरेश का मन मयूर नाच उठा। निशा और राजीव उनके पैरों की ओर झुक गए। सुषमा और सुरेश दोनों की ही आंखें हर्षातिरेक से भर आईं। तो दोस्तों, ये थी एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और फिर से एक और कहानी का इंतज़ार करिएगा कल ठीक 6 बजे।